अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं अभी आपके साथ 17 जून का जो पहला एडिटोरियल है जिसका नाम है शेमफुल बिहेवियर, इसका रिव्यू शेयर करूंगा। और आप ये एडिटोरियल डॉन ई पेपर पे पढ़ सकते हैं। थैंक यू डॉन न्यूज़पेपर के आपने अपनी ई सर्विस जो है हमारे लिए रखी है और हम इस ई सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। तो डॉन का जो ये एडिटोरियल है इसके अंदर उन्होंने सिर्फ नेशनल असम्बली के इजलास के बारे में ओवरव्यू दिया है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट और अपोजिशन की लड़ाई हुई है और एक दूसरे के खिलाफ जो अलकाबात, जो जुबान का इस्तेमाल, जो हाथों का इस्तेमाल किया गया, उससे पाकिस्तान का मजाक बन गया। सीरियसली दुनिया हम पे हंस रही है। इंडिया के जो न्यूज़ चैनल्स थे वो हमारे टिकट चला चला के खुश हो रहे थे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे भी बड़ा एक इवेंट हुआ है और वो मैं इवेंट संडे को शेयर करूंगा और आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे कि क्या ये भी पाकिस्तान में होता रहा। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की हिस्ट्री में एक ऐसा दिन भी था कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उस दिन क्या हो गया। तो वो मैं संडे को आपको बताऊंगा कि संडे को कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की हिस्ट्री में क्या हुआ था ऐसा कि जो आज तक उसके बाद नहीं हुआ। तो वो संडे को इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो इस एडिटोरियल के अंदर सीएसएस से रेलिवेंट या पीएमएस से रेलिवेंट इतनी कोई खास चीज नहीं है, मां सिवाय कुछ इंग्लिश के वोकेबलरी के। तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट एडिटोरियल जो है वो उसकी तरफ बढ़ता हूँ। अच्छा जी, हमारा जो 17 जून का सेकंड एडिटोरियल है वो है सिंध के बजट के ऊपर। तो सिंध का जो बजट है वो पेश हो चुका था 16 जून को और इस बजट के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के साथ कंपटीशन करते हुए सिंध वालों ने अपने सरकारी मुलाजमीन की 20% सैलरी को इंक्रीज कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट ने, पंजाब ने 10% किया है। सिंध वालों ने मिनिमम वेज जो है 25,000 कर दी है। पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट ने 20,000 की है, ठीक है। अच्छा, अब सिंध के अंदर जो है मसला ये है कि सिंध के अंदर ना प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए। यानी पिछले बजट या उसके पिछले बजट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए। एक तो ये इशू है। इस बजट के अंदर देखना है कि जो उन्होंने पैसा रखा हुआ है डेवलपमेंट के लिए, क्या उसे पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं, कर पाते हैं, नहीं कर पाते, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इस दफा फेडरल गवर्नमेंट से भी पैसे इन्हें डायरेक्टली कम मिलने हैं, इनडायरेक्टली मिलेंगे प्रोजेक्ट की सूरत में। यानी फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने जो पब्लिक वर्क का जो पब्लिक वर्क डेवलपमेंट का जो एक बजट होता है, जो प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद होती है कि वो लोकल 18th अमेंडमेंट जो मैं आपको करवाऊंगा ना उसमें ये कंप्लीट में बताऊंगा कि ये मसला क्या है यहाँ पे। तो पब्लिक वर्क्स के जो बजट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने रख लिया अपने पास ही पैसे, सिंध को नहीं दिए जो लोकल डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो गली मोहल्ले का जो काम होता है ये प्राइम मिनिस्टर ने करवाना है सिंध में अब। और कराची की गली मोहल्लियाँ जो गले गली और मोहल्ले की जो सड़कें हैं और गली मोहल्ले के अंदर जो डेवलपमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर साहब कराची में खुद करवा रहे हैं। तो अब वो पीटीआई की गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो कह रही है कि हम जो हैं वो खुद ये डेवलपमेंट बजट को यूटिलाइज करेंगे प्रोजेक्ट की सूरत में। हम जो है वो सिंध गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे डायरेक्टली। तो सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से या पीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप वैसे पढ़ लीजिएगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे पैसा यूटिलाइज होगा, बजट में क्या इश्यूज हैं, फंडिंग के क्या इश्यूज हैं। इस तरह की चीजें आपने देखनी है। ये जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है ना, पीटीआई ने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, नून लीग ने ये कर दिया, ये आपके किसी काम नहीं आनी। ये पॉलिटिशियंस की चीजें हैं, उन्हीं तक रहने दें। ये पेपर में आपके कहीं काम नहीं आनी। आपके काम आने हैं इश्यूज, आपके काम आने हैं उनके सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स, ठीक है, किस तरह आपने उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। ये चीजें आपने देखनी है कि मसले मसाइल कहाँ पे हैं, ठीक है। आपने सिविल सर्वेंट बनना है तो आपने उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है और उन इश्यूज के सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। तो हम नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हम अपना तीसरा एडिटोरियल करते हैं 17 जून का। ये तीसरा जो एडिटोरियल है 17 जून का, ये है जी वेस्ट ऑन चाइना। वेस्ट ऑन चाइना से मुराद है वेस्टर्न कंट्रीज, यानी यूएसए और उसके इत्तेहादी नेटो की फॉर्म में, और जो ग्रुप ऑफ सेवन है, जो 7 बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की, चाइना को निकाल के, ठीक है, उनका जो ग्रुप है। पिछले दिनों
ग्रुप ऑफ सेवन का, जिसे G7 कहते हैं, उसका इजलास हुआ यूके में, लंदन में। और नेटो का इजलास हुआ बेल्जियम में। ये जो सेशंस थे ना, इसमें डायरेक्टली चाइना को हिट किया गया। चाइना जो इंटरनल इश्यूज को फेस कर रहा है, उनको प्रोपागंडा जो मशीन्स थी नेटो की और G7 की, उन्होंने यूज किया और उन इश्यूज को उन्होंने हाईलाइट किया, और उसके ऊपर चाइना को वो आप कहते हैं उसे लदारना, यानी चाइना को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। ये इश्यूज कौन से हैं, कौन से इंटरनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से चाइना को ये लोग तंग कर रहे हैं? ठीक है, ये चाइना को तंग नहीं कर रहे, लेकिन चाइना के ऊपर एक ब्लेम गेम करके तो प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, और ताकि कल को अगर ये चाइना के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं, कोई ट्रेड बैन करते हैं, ट्रेड ब्लॉक करते हैं, तो कोई एक मोरल जस्टिफिकेशन ये दे सके दुनिया को। अब चाइना के ऊपर जो ये इल्जाम लगाते हैं या ब्लेम गेम करते हैं, जो चाइना के इंटरनल इश्यूज हैं, वो वाकई इंटरनल इशू हैं भी। सबसे बड़ा इंटरनल इशू है चाइना का ताइवान। ताइवान जो है, वो चाइना कहता है ये मेरा सूबा है, ताइवान कहता है मैं तुम्हारा सूबा नहीं हूँ। चाइना ताइवान को अपने अंदर जम करना चाहता है, यानी मर्ज करना चाहता है। ताइवान हो नहीं रहा, यूएसए जो है होने नहीं देता। तो चाइना और ताइवान के दरमियान एक जंग की सिचुएशन है। किसी भी टाइम चाइना जो है वो जंग कर सकता है, लेकिन यूएसए की वजह से चाइना जंग नहीं करता। पहले भी ताइवान के ऊपर अटैक वगैरह किए हैं पास्ट में भी, लेकिन वो चाइना फेल रहा। जब तक यूएसए ताइवान को सपोर्ट करता है तो चाइना जो है कुछ नहीं कर सकता। अब चाइना ताइवान के ऊपर डिफरेंट प्रेशर डालता है और डिफरेंट धमकियां देता है, सारा कुछ होता है। एक तो ये चीज है। चाइना का ये क्लेम भी बनता है, हिस्टोरिकल क्लेम भी बनता है, ये वाकई बात ठीक है चाइना की कि ताइवान पहले चाइना का ही सूबा था। ठीक है, तो ये तो 1949 में ताइवान अलहदा हुआ। ठीक है, तो जब कोमिंगतांग वहां पे गई ताइवान में। दूसरा जो मसले हैं ना, दो और मसले हैं चाइना के, वो क्या है? एक है जी शिंकियांग का। शिंकियांग के अंदर मेजोरिटी जो लोग हैं ना, वो है टर्किश, तुर्क मुसलमान है जी शिंकियांग के अंदर, जिसे ओइगर्स मुस्लिम भी कहते हैं। ये ओइगर्स है ना, ये टर्किश नस्ल ही है। ठीक है, ओइगर्स जो है ये हैं टर्किश ही हैं। और ये जो ओइगर्स हैं, ये चाइनीज के साथ, हान चाइनीज के साथ रहना नहीं पसंद करते हैं। जो मेजोरिटी है चाइना की, वो है हान चाइनीज। तो हान चाइनीज के साथ ये ओइगर्स रहना नहीं पसंद करते। 2009 से, जब से चाइना की गवर्नमेंट ने हान चाइनीज को ओइगर्स के इलाके में भेजना स्टार्ट किया है, यानी तुर्कों के ये इलाका है, इन शॉर्ट आप कह लें ईस्टर्न तुर्किस्तान, ये लोग बनाना भी चाहते हैं अपनी अलहदा स्टेट, ईस्ट तुर्किस्तान के नाम से। ये और भी इन्होंने टर्किश नेम रखे हुए हैं कि हमने ये स्टेट बनानी है अपनी। हैं बेसिकली तुर्क हैं। ठीक है, शिंकियांग के जो मुसलमान हैं। तो ये जो हान चाइनीज हैं, इन्हें सेटल कर रही थी गवर्नमेंट शिंकियांग के अंदर। तो जो वहां पे तुर्क मुसलमान हैं, जिन्हें उइगर्स मुस्लिम कहते हैं, ये मुसलमान जो हैं, ये हान चाइनीज को अपने एरियाज में रहने नहीं दे रहे। या ये लोग पसंद नहीं करते कि हान चाइनीज इनके एरियाज में आके बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाएं, और जो मेजोरिटी है उइगर मुस्लिम्स की, उन्हें माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दें। यानी जो हान चाइनीज है, उनकी तो आबादी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो वो जो करोड़ों लोग अगर आप शंक्यांग के अंदर भेज देंगे, तो जो करोड़ों मुसलमान हैं, वो तो माइनॉरिटी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो मुसलमान हैं, वो कहते हैं भाई ये हमारी होमलैंड है शिनकियांग, तो हान चाइनीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वो जो चाइना की गवर्नमेंट है, वो मुसलमानों को शिनकियांग के अंदर पकड़ रही है, डिटेंशन सेंटर बनाए हुए हैं, वहां पे रखती है। और उनका जो उनको, अब मैं नहीं बता सकता आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं। आप यही कह लें कि ये भी एक जेल है बहुत बड़ी बनाई हुई, और वो कहते हैं कि हम इन्हें रिफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी पूछा इसके बारे में, तो उन्हें भी नहीं था पता, तो मुझे भी किस तरह पता हो सकता है? अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता इस बारे में, तो हमें क्या पता होगा? ठीक है, तो चाइना जो है हमारा दोस्त है, और हम चाइना के साथ हैं। और अगला जो तीसरा जो इशू है, वो है हांगकांग का इशू। हांगकांग जो है वो यूके के पास था पहले 1997 तक। यूके ने जब चाइना के हैंड ओवर किया था, तो इनका एक एग्रीमेंट था कि 40 इयर्स तक जो है
हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी रहेगी। चाइना ने पिछले 7-8 सालों से हांगकांग के अंदर रिफॉर्म्स करने स्टार्ट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। और चाइना ने एकदम ही हांगकांग के अंदर जो था वो थोड़ा सा जल्दबाजी की। उसकी वजह से वहां पे जो डेमोक्रेसी के जो जो लोग हैं, या कह लें कि यूके स्पॉन्सर्ड एक बगावत हांगकांग के अंदर स्टार्ट होगी कि हमें जमहूरियत ही चाहिए, हमने चाइना के साथ नहीं रहना। क्योंकि चाइना के अंदर बेसिकली डिक्टेटरशिप है। चाइना को वन कंट्री वन स्टेट टू सिस्टम्स भी कहते हैं, वन कंट्री टू सिस्टम्स भी कहते हैं, कि चाइना एक कंट्री है लेकिन यहाँ पे दो सिस्टम्स चल रहे हैं। ये दोनों सिस्टम बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं। एक है जी डिक्टेटरशिप, दूसरा है जी डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप है मेनलैंड चाइना में, डेमोक्रेसी है हांगकांग में और मकाओ में। फिर दूसरा जो सिस्टम, जो दो सिस्टम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल चल रहे हैं, वो है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। चाइना के अंदर कम्युनिज्म भी है, चाइना के अंदर कैपिटलिज्म भी है। जो मेनलैंड चाइना है वो कम्युनिस्ट चाइना है, जो हांगकांग और मकाओ ये कैपिटलिस्ट है। ठीक है। तो चाइना के अंदर जो है वो एक कंट्री है, दो निज़ाम है यहाँ पे। ठीक है। तो G7 और नेटो ये चाइना को जो है वो हिट कर रहे हैं शिंकियांग के इशू के ऊपर, ये लोग हिट कर रहे हैं चाइना को हांगकांग के इशू के ऊपर, ये लोग हिट कर रहे हैं चाइना को ताइवान के इशू के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब ये वही कंट्रीज हैं जिन्होंने इसराइल को कुछ नहीं कहा। अगर ये लोग ह्यूमन राइट्स को और ये तमाम चीजों को इतना ही मानते हैं और ये लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं रीजन में, तो ये क्यों नहीं इसराइल को कुछ कहते। और जो मिडल ईस्ट के अंदर और कंट्रीज हैं जो जहाँ पे ऑटोक्रेसी है, जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी है, उन कंट्रीज के अंदर क्यों नहीं ये डिक्टेटरशिप को खत्म करते। अब मैं नाम नहीं लूंगा उन कंट्रीज का, ठीक है, कि जहाँ जहाँ पे ऐसे ऐसे लीडर्स बैठे हुए हैं जो कि अवाम के लिए जो है वो एक वबाले जान बने हुए हैं। ठीक है। तो यूएसए के ब्लॉक में है वो लीडर्स, इसलिए यूएसए ने कुछ नहीं कहता। तो इसराइल का, ये मिडल ईस्ट के लीडर्स का यूके यूएसए को और उसके इत्तेहादियों को नजर नहीं आता, G7 और नेटो को। उन्हें सिर्फ चाइना नजर आता है। चाइना इसलिए नजर आता है कि चाइना जो है वो यूएसए का जो एक ही जो कंट्री है जो यूएसए को compete कर रही है वो चाइना है। चाइना ने बहुत चीजों में यूएसए को पीछे छोड़ दिया, यूरोप को चाइना ने डेवलपमेंट में पीछे छोड़ दिया। चाइना और यूएसए का अब रह गया इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी के अंदर यूएसए और चाइना का कंपटीशन है। यूएसए की इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ रेट है वो बहुत स्लो है, बल्कि ना होने के बराबर है। और जो चाइना की ग्रोथ है वो यूएसए से बहुत ज्यादा है। तो चाइना 2030 तक यूएसए को जीडीपी ग्रोथ में पीछे छोड़ देगा, और जो टोटल जीडीपी होगी चाइना की वो यूएस से ज्यादा होगी। तो इसके अलावा चाइना अपनी मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, रशिया के साथ पार्टनरशिप है। तो जो नेटो और जो G7 है ये चाइना और रशिया को ज्यादा से ज्यादा हिट करेंगे, ताकि ये अपने जो इंटरेस्ट है उन्हें सेव रखें, और जो एक हेजमनी है यूएसए की उसको कोई खतरा ना हो। वो हेजमनी इतनी जल्दी टूटेगी नहीं। ये यूएसए का एक पूरी दुनिया के ऊपर असर रसूख है ना, किसी वजह से है। वो किसी कोई और मौका आएगा, मैं डिटेल से बताऊंगा। वो चाइना को बड़ी एफर्ट करनी पड़नी है। यूएसए ने तो 4-5 साल के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अपने आप को सेट कर दिया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यूएसए ने जो अपने एक रेस पकड़ के अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर लिया, वो चाइना अभी अगले 20-30 साल में भी नहीं कर सकता। चाइना को कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे उस तरह अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने में। तो यूएसए का जो डिफेंस बजट ही बहुत ज्यादा है। ठीक है। यूएसए की जो मिलिट्री बेसिस हैं आप उन्हें देखेंगे पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। तो नेटो और जो G7 है इनका जो टारगेट है मेन चाइना है। और चाइना को इन्होंने टारगेट बनाना है। और ये क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं कि कल को अगर हमने कहीं पे ट्रेड बैन करनी पड़े, यानी यूरोप के अंदर चाइना की प्रोडक्ट्स को बैन करना हो, जिस तरह टेक्सटाइल का कोटा कम कर दिया, मतलब इतना कम कर दिया है यूरोपीय यूनियन ने टेक्सटाइल का कोटा चाइना का, कि चाइना की ना होने के बराबर एक्सपोर्ट हो रही है टेक्सटाइल की यूरोप में। तो चाइना अपना जो मार्केट्स हैं वो साउथ अमेरिका में और अफ्रीका के अंदर इधर उधर उसके
और भी मार्केट्स हैं, चाइना के पास अकेला यूरोप तो नहीं है। तो यूरोपीय यूनियन वगैरह आगे भी चाइना को हिट कर सकते हैं, तो वो एक मोरल जस्टिफिकेशन ढूंढ रही हैं कंट्रीज। लेकिन दुनिया के लिए बेहतर यही है कि चाइना का ब्लॉक हो या यूएसए का ब्लॉक हो, इन दोनों को आपस में सुलह सफाई के साथ रहना चाहिए। और एक जो दुनिया के अंदर एक पीस है ना, उसे खराब नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अब जो वर्ल्ड वार 3 होगी, उसके बाद वर्ल्ड वार 4 पता नहीं हो या ना हो, ठीक है, इंसान बचे या ना बचे। तो दुनिया का जो पीस है, ठीक है, जो अभी वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, इसकी स्टेबिलिटी के लिए ये चीज जरूरी है कि तमाम कंट्रीज एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तमाम कंट्रीज कॉन्फ्रेंट्रेशन को अवॉइड करें, एक दूसरे के साथ बयानात को, लड़ाई को, ट्रेड वार्स को रोकें, ठीक है। और जो एक उन्होंने अपना एक रखा हुआ है ना पॉइंट ऑफ व्यू कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, वो सारों के ऊपर लगाएं, ठीक है, वो अपने इत्तेहादियों के ऊपर भी लगाएं। तो यूएसए हो या चाइना ब्लॉक हो, तो दोनों ब्लॉक्स को चाहिए कि वो सुलह सफाई के साथ मामलात को आगे लेकर चलें, ठीक है। अगर बीआरआई चल रहा है, तो यूएसए को भी अपना जो G7 आगे लॉन्च करने वाला है बीआरआई के एंटी, तो ये एक नई रिफ्ट जो है ये कायम करने की कोशिश कर रहे हैं G7 और नेटो। तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए बीआरआई के खिलाफ। तो ये इन्हें भी चाहिए कि बीआरआई के साथ मिलें, चाइना को ऑफर करें कि आओ भाई हम मिलते हैं तुम्हारे साथ, ठीक है, हमें हमें क्या मिलेगा या हम क्या दे सकते हैं। तो बीआरआई से इन सबको फायदा होगा। अगर ट्रेड दुनिया के अंदर सस्ती बढ़ेगी, चीजें लोगों को सस्ती मिलेंगी, तो सबका फायदा होगा। तो चाइना के साथ लड़ने की बजाय चाइना के साथ बैठ के मसाइल का जो हल है वो निकालना चाहिए इन्हें, ठीक है। हेजेमनी तो रहेगी यूएसए की ही, लेकिन पॉजिटिव वे में उसे इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए यूएसए को, अपने इंटरेस्ट को। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूंगा कि दोनों ब्लॉक्स को जो है दुनिया के पीस की खातिर एक दूसरे से लड़ाई को जो है अभी डिले करना चाहिए। और चाइना वैसे भी नहीं लड़ेगा जब तक चाइना यूएसए को पीछे नहीं छोड़ देता इकोनॉमी में। जब तक चाइना यूएसए को इकोनॉमी में पीछे नहीं छोड़ देता, चाइना तब तक किसी से लड़ाई नहीं करेगा। इवन कि इंडिया से भी फुल फ्लैज वार नहीं करेगा चाइना, ताइवान से भी फुल फ्लैज वार नहीं करेगा। चाइना तभी करेगा जब इसकी इकोनॉमी उस लेवल पे पहुंच जाएगी कि अगर जंग भी हो जाए तो चाइना की जो ट्रेड है ना उसके ऊपर कोई असर ना हो। तो चाइना का जो असल जो उसकी ताकत है, उसकी ट्रेड है, उसकी एक्सपोर्ट है। तो चाइना तब अटैक करेगा किसी और कंट्री के ऊपर, या तब ये सारी की सारी एक्सरसाइज करेगा जब उसकी ट्रेड सिक्योर होगी, ठीक है। तो ये 3 एडिटोरियल्स थे 17 जून के। तो मैं कोशिश करूंगा कि सुबह मैं 18 जून के और 19 जून के भी एडिटोरियल्स को मैं अपलोड कर दूं। तो अल्लाह हाफिज, ठीक है। आई होप के आप लोगों ने इसको बाद में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसे लाजमी पढ़िएगा आप लोग बाद में भी, यानी अभी तो मैंने थोड़ा सा बता दिया है, तो इसे लाजमी पढ़ के इसमें से जो भी वोकैबुलरी निकालनी हो तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।